हम लोग की ये हाँ वार्तालाप रिकॉर्ड भी हो रही है। और त्रिपाठी जी, आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं? हाँ। आप अच्छा भारत चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मैं स्वराज चाहता हूँ, अच्छा भारत चाहता हूँ। देखिए, हाँ हमारे चाहने या ना चाहने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? हाँ हाँ इस पूरी व्यवस्था को जमीन पे उतारने के लिए हाँ हाँ। हमें कुछ कानून, कुछ नियम, कुछ सिस्टम लाना पड़ेंगे। लाना पड़ेंगे, सत्य है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे ऊपर जो नियम कानून थोपे हुए हैं, हाँ ये वही हैं जो हाँ। अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित बिल्कुल। करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, राइट? बिल्कुल सत्य कहा, राइट, बिल्कुल सत्य है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास विकल्प क्या है? हाँ, हाँ हाँ, हमारे पास विकल्प क्या है? क्या हम और आप ये बदलाव कर सकते हैं, या इस बदलाव के लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता होगी? तो हाँ जी। ये इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करके जो 21 लक्ष्यों और 21 मॉडल के तहत हम इस देश को बदल सकते हैं, वह काम बहुत आसानी से हो सकता है यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स बनाकर उसे जमीन पर उतारने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है ना? हम्म। अब तीसरा सवाल उठता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात क्यों सुनेंगे? हाँ ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत हाँ महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाँ जी, बहुत हाँ जी। सारी चीजों में सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे फॉर हाँ। एग्जाम्पल मैं आपसे कहना चाहूंगा हम्म। कि पिछले 8 साल में 3 PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, हाँ। और उसका मजनून ये था हम्म। कि जब इस देश में चपरासी जैसे छोटे पद के लिए व्यक्ति को साक्षर भी होना चाहिए और हाँ सच्चरित्र भी होना चाहिए, हाँ हाँ तब हमारे राजनेता अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी क्यों? हाँ तो सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी, आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये तीनों PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्राह्य की गई, हाँ और इन तीनों ही PIL में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सकारात्मक जजमेंट दिया। हाँ जी, हाँ जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम्म। मैं जो है PIL कर्ता से सहमत हूं, हम्म। लेकिन ये काम पार्लियामेंट को करना होगा, लिहाजा हम भी पार्लियामेंट से निवेदन करते हैं कि हाँ एक लाइन का अमेंडमेंट हो जाए। ठीक है ना? हाँ। और ठीक है। अमेंडमेंट की भाषा ये है कि जो आ, चुनाव लड़ना चाहता है, यदि हाँ। आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति है तो उसे चुनाव मतलब टिकट की पात्रता नहीं होगी, राइट? बिल्कुल सही है, राइट, अब सही। 3 बार निवेदन के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐसा किया नहीं। हाँ अब अपन को ये सोचना पड़ेगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्यों नहीं किया है, हाँ राइट? हाँ तो उसके पीछे आप आ सकते हैं कि साहब जो है उनको जिताने वाले आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, उन्हीं समीकरणों पे वो काम कर रहे हैं, उन्हीं में जो है ना खरीद फरोख्त कर रहे हैं, लिहाजा इन कारणों के कारण वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। एक हाँ बात अपन ये मान लें, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और उसमें कंसर्न हो सकता है कि साहब यदि हम इसको ब्लाइंडली मान लेंगे तो छोटे हाँ मोटे ऑफेंस जो है ना प्रदर्शन के हाँ दौरान, इसके दौरान, उसके दौरान होते ही रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लिहाजा जो है बहुत सारे राजनेता हाँ इसमें बाहर हो जाएंगे, तो हाँ, उनके पास कोई आदमी नहीं बचेगा। बिल्कुल सही 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 सही। मतलब ये कुछ सोच और चिंतन का विषय हो सकता है, राइट? तो ठीक सही। जो हम इसमें मैं एक बात कहना अमेंडमेंट चाहता हूँ। करें, हाँ उसमें अपन ये कह सकते हैं कि जो किसी राजनीतिक प्रदर्शन के लिए यदि चक्का जाम, ये वो इन धाराओं के तहत अपराध किया गया है, तो हाँ वो टिकट के लिए अपात्र नहीं होगा, ये कह हाँ सकते हैं अपन। हाँ दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं कि साहब जो है, जो जघन्य अपराध हैं, सीरियस अपराध हैं, हाँ, इन अपराधों के व्यक्तियों को तो बिल्कुल टिकट नहीं दिया जाए, वो सत्य राइट? है। तीसरा बिल्कुल अपन राइट है, उसमें सत्य ये है। भी कह सकते हैं कि जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम होगा तभी वो अपात्र माना जाएगा, हाँ राइट? जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब गिरफ्त अकेले भी पुलिस में होती है। FIR दर्ज होने से काम नहीं चलेगा, पुलिस की हाँ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। हाँ। जब प्रथम दृष्टया साक्ष्य जो है हो हम्म। जाते हैं, तब जो है उसे अपात्र माना जाएगा, हाँ राइट? जी, ठीक ठीक। अब अज्यूम कर लीजिए कि एक दो ऐसे नाक के बाल हैं हम्म। जो कि सब कुछ होने के बावजूद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी उन्हें टिकट देना चाहते हैं, राइट? हाँ हाँ। तो अपन जो है उसमें भी प्रावधान कर सकते हैं कि साहब 1% केस में हम्म। जो
पार्टी का प्रेसिडेंट है, यदि वो ये लिख के देता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये केस गलत रजिस्टर हुआ है, लिहाजा मैं अपने स्पेशल पावर के तहत 1% की सीमा में इन्हें टिकट देने के लिए अधिकृत हूँ, राइट, तो उसको टिकट दिया जा सकता है। बात समझ आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये है कि इस पे डिबेट हो सकती है, इस पे फ्रेमिंग हो सकती है, लेकिन ये कब होगी? जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम विवश कर पाएंगे सकारात्मक कामों के लिए। सर जी 1 मिनट, हमारी बात सुनेंगे आप? जी बताइए। मैं कह रहा हूँ, सर आप जानते होंगे मेरी पार्टी अखिल भारतीय स्वराज दल। अभी हम पार्टी से हट के बात करें। देखो मेरी बात सुनो, देखो जस्ट ए मिनट, मेरी बात सुभाष चंद्र जी ध्यान से सुनिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि हम जिस भी पार्टी से को चाह रहे हैं उस पार्टी में बने रहें, राइट। हाँ। उसके चिंतन को हम आगे प्रमोट करते रहें, राइट। हमारी बात सुनिए, फिर बताइए आप। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे मेरी पार्टी अखिल भारतीय स्वराज दल है। हाँ हाँ ठीक ना। तो मैं वर्तमान में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में हमने बिना समर्थन दिया था भाजपा को। हाँ हाँ। और वहाँ कामयाबी मिली और पेपर में कहा भी है कि जो ऐतिहासिक विजय प्राप्त, उसमें अखिल भारतीय स्वराज दल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ओके। उसके बाद जातिवादी जनगणना का मामला आया था। हाँ हाँ। हमने उसको उठाया पुरजोर से, तो जनगणना रुक गई। हाँ हाँ। हमने धार्मिक जनगणना चाहिए, जातिवादी जनगणना की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। अब हम ये चाह रहे हैं सर जी कि मिल करके हम भाजपा से राष्ट्रीय महागठबंधन हो जाए, वो हमारा, जब हम साथ में जाएंगे तब उसे ये काम आसानी से करवा पाएंगे। देखिए मैं ये जो राजनीतिक चीजें हैं इनको अपन एक तरफ रखें और राजनीतिक पहल के तहत आप उसे करते रहिए, ठीक है ना। दैट इज ए डिफरेंट पार्ट। मैं इस पे बहुत भिन्न बात ये कहना चाहूंगा कि क्या हमें महापरिवर्तित भारत चाहिए? क्या हमें जो संकट हैं उनका समझ है क्या? जैसे अभी जो है हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट और संविधान के दिशा निर्देश, इन दोनों का लेफ्ट, राइट और सेंटर उल्लंघन किया गया, राइट। दूसरा जो है अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो सब जो है उन्होंने अपने हित लाभ साधने के लिए बनाए थे, जहां कहीं ना कहीं उनकी मंशा भारतीय गुलामों को अपमानित करना, उत्पीड़ित करना, उसका शोषण करना था और न्याय का ढकोसला करते हुए उसे न्याय ना मिले और वो प्रक्रिया में फंसा रहे, ये मंतव्य से सब चीजें बनाई गई थी। सत्य है आपकी बात। तो ये भावना बदलना चाहिए, कॉस्मेटिक चेंज करने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मूल भावना बदलना चाहिए। तो जैसे अभी जो 3 एक्ट में बदलाव का जो है ना वो किया गया है, ये सही दिशा में काम है, लेकिन ये अपर्याप्त है, सही है। इससे बहुत आगे करना चाहिए। जो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि सामने वाले का जो है यदि उसके खिलाफ वो हुआ है तो उसके पास 5 और 6 ऑप्शन होना चाहिए, जिससे बिना थाने जाए भी उसकी FIR दर्ज हो जाए। सही बिना जो है यदि कोई गलत FIR दर्ज कराता है तो वो जेल में सड़े, यदि कोई गलत बयान देता है तो वो जेल में सड़े, सही है। यदि वो कोई गलत दस्तावेज बनाता है, चाहे वो शासकीय अधिकारी हो या और कोई व्यक्ति हो, वो जेल में सड़े। ऐसे सख्त प्रावधान हमें करना, ठीक है ना। तीसरा जो है, बल्कि दूसरा कहा जाए कि टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वो साक्ष्य इकट्ठे हो सकेंगे जिसमें ना भारत सरकार के ऊपर खर्च होगा, बल्कि उल्टा भारत सरकार को धन की वर्षा होगी। हम उन अकाट साक्ष्यों के साथ 15 दिन में चालान पेश कर पाएंगे और फिर बिना कोर्ट जाए, कोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा, जिसमें न्यायाधीश की संख्या बाधा नहीं बनेगी और सभी न्यायाधीश और शासकीय अधिकारियों को उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर रेवेन्यू स्ट्रीम दी जाएगी, जो आज उनको वेतन मिल रहा है उससे दुगनी होगी, राइट।
तो भारत सरकार पर बोझ आधा हो जाएगा, रेवेन्यू की वर्षा होगी, और हम जो है अधिकतम 30 दिन में न्याय पा सकेंगे। सही है। फिर डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होगी, और साथ में हम निजता का अधिकार देंगे, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। केवल प्राइवेसी उस दिशा में जो है वो अपने आप लैप्स कर जाएगी यदि आप कोई अपराध करेंगे। तो आपके बारे में 100% इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन उसे ना तो कोई राजनीतिक के पास पहुंचेगा, ना कोई उसको राजनीतिक या किसी को डिस्क्लोज कर पाएगा। वो केवल तभी आपके विरुद्ध उपयोग होगी जब आप जो है स्वयं अपराध कर लेंगे। फिर सिस्टम ही आपके विरुद्ध FIR कर देगा बिना थाना जाए। सिस्टम आपके विरुद्ध पूरे साक्ष्य उसके पास हैं वो भी दे देगा, और अधिकतम 30 दिन में आपको सजा मिल जाएगी। और 2029 तक हम जो है 99% केस में अपराधी को अपराध करने के पहले डिटेक्ट कर, जो ना अरेस्ट कर पाएंगे जी। और एक मिनट, मुझे थोड़ी सी बात खत्म कर लेने दीजिए। और जब आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि आदमी अपराध करने निकल रहा है और आप उसे प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं और आप अपराध करने के पहले उसे पकड़ पा रहे हैं, तो इस व्यक्ति को पुनर्वासित कर दीजिए, रिहेबिलिटेट कर दीजिए। जब अपराधी ही जो है ना एक जिम्मेवार नागरिक बन जाएगा, पुनर्वासित हो जाएगा, और उसे अपनी रोजी रोटी के लिए अपराध पर आश्रित नहीं होना होगा, तो आपको अपराध मुक्त भारत भी मिल जाएगा, जहां धोखे से अपराध होंगे लेकिन प्रॉम्प्टली रिपोर्ट हो जाएंगे, प्रॉम्प्टली डिटेक्ट हो जाएंगे, प्रॉम्प्टली सजा मिल जाएगी, और व्यक्ति जो है अपराध करने की जो उसकी टेंडेंसी है वो स्वतः जो है ना लुप्त होती जाएगी, और लोगों का विश्वास सिस्टम में बढ़ेगा। जी। ये बात आप समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल सही, सुंदर बात है। अब सवाल उठता है कि ये सब काम माननीय नरेंद्र मोदी जी तब करेंगे जब उनकी कुछ व्यवस्था होगी। तो व्यवस्था के 2 हिस्सा होते हैं, एक होता है लाभ का हिस्सा और एक होता है नुकसान का हिस्सा, ठीक है ना। अब यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ये समझें कि यदि वो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को मान्य करते हैं, तो उन्हें 303 की जगह पूरे 543 सीटें मिलने की संभावना बनेगी। तो इस लाभ के लिए वो 21 टास्क फोर्स भी बनाना चाहेंगे और उसे जमीन पर भी उतारना चाहेंगे, क्योंकि इसमें उनका धन नहीं लग रहा है। ये सिस्टम कह रहा है कि भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा और भारत के किसी नागरिक को टैक्स नहीं देना होगा, और आपके हर किसी के 2 अकाउंट होंगे, एक जो है अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। लिहाजा आपको जब भी पैसे की आवश्यकता होगी, आपको अपने ही अकाउंट से ऑटो स्वैप के जरिए जो ना पैसा मिल जाएगा, और जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा होगा तो अपने आप आसान किस्तों में पड़ जाएगा। बताइए, आपकी सभी चिंताएं खत्म हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। आज जो है ना मध्य प्रदेश अकेले में पिछले 18 साल में 18,000 से भी अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की, वो भी कर्ज के कारण। अब आप ये बताइए, जब आपको कर्ज ही नहीं लेना होगा तो ये आत्महत्याएं अपने आप विलुप्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। अब आपने रोजगार गारंटी के तहत सभी लोगों को रजिस्टर कर लिया, उन्हें हुनर दे दिया, उन्हें टूल दे दिया, तो और उनको गारंटी दे रहे हैं अपन। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी दे रहे हैं 80,000 लोगों को मुफ्त का राशन बांटने की। अभी वो गारंटी दे रहे हैं कि किसानों को हम 6,000 रुपए दे देंगे। अभी वो गारंटी दे रहे हैं कि लाडली बहना को 3,000 मुफ्त में दे देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, जब तक आप उनको समृद्ध ना बनाए तब तक इसको भी जारी रखो, राइट। लेकिन आपको समृद्ध बनाने की गारंटी क्यों नहीं देते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब हम मॉडल दे रहे हैं कि वो आपको समृद्ध बनाने की गारंटी दे सकते हैं, जिसमें हर व्यक्ति को 10,000 का मिनिमम गारंटी होगी, राइट। और केवल लाडली बहना ही नहीं, लाडला भाई, लाडले माँ बाप, कम से कम 4 सदस्यों को 10,000 की रोजगार की गारंटी होगी। और ये गारंटी जो है, अब बताइए, ढेर सारे काम हैं, तो काम की कोई कमी नहीं है, राइट। यदि हम जो है इनको हुनर दे दें
टूल्स दे दें, आवागमन का साधन दे दें और टेक्नोलॉजी उनको बताए कि आपको कहाँ जाके काम करना है, उसकी गुणवत्ता को इंश्योर होते हुए और साथ में उसको तत्काल भुगतान मिल जाए। और ये भुगतान जो है संबंधित को जो है, चाहे वो सरकार हो या कोई हो, उसको ना देना पड़े, किसानों को ना देना पड़े।